हेलो बच्चों, आज की श्रृंखला में हम आपको पारिवारिक आय के स्रोत विस्तार से बताएंगे और आप लोग उसके नोट्स तैयार करिए। पारिवारिक आय के स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परिवार के मुखिया अथवा अन्य सदस्यों का वेतन। परिवार के मुखिया या जो परिवार में अन्य सदस्य होते हैं उनको वेतन के रूप में जो पैसा मिलता है या धन मिलता है उसे वेतन कहते हैं। और ये सरकारी या गैर सरकारी संस्था में स्थायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कोई गैर सरकारी संस्था हो या सरकारी संस्थानों में कार्य करने के बाद मासिक आय के रूप में दिया जाता है, जिसे वेतन कहते हैं। परिवार के मुखिया की प्रति माह एक निश्चित धनराशि वेतन के रूप में प्राप्त होती है। किसी की 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 या इससे भी कम या अधिक हो सकती है। आजकल महिलाएं भी कार्यरत हैं, अतः उनको भी वेतन दिया जाता है और ये परिवार की आय के स्रोत में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि परिवार में किसी का बेटा बेटी नौकरी करते हैं तो उनका वेतन भी इसी आय में जोड़ा जाएगा। इस आय में उन सभी सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जो नौकरी के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होती है। महंगाई भत्ता, बोनस, यात्रा सुविधा, मकान, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि वेतन एक निश्चित धनराशि होती है तथा प्रत्येक माह की पहली तारीख को प्राप्त होती है। किसी परिवार में अगर उस परिवार के सदस्य कहीं पर कार्यरत हैं तो उनको एक निश्चित समय पर धनराशि प्राप्त होती है, जो एक माह की निश्चित धनराशि होती है जो प्रत्येक महीने में 1 तारीख को मिलती है। दूसरा आय का स्रोत है मजदूरी। मजदूरी में क्या होता है, व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करता है और उस कार्य के बदले में उसको कुछ धन मिलता है, जो मजदूरी के अंतर्गत आता है। आय का शारीरिक श्रम या कार्यों के बदले जो धनराशि प्राप्त होती है उसे मजदूरी कह सकते हैं। अतः मजदूरी दैनिक श्रम के बदले प्राप्त होने वाले धन को भी आय माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दिन कार्य नहीं करता है तो उसे उस दिन की मजदूरी नहीं मिलती है। मजदूरी के माध्यम से पुरुष, स्त्रियां, बच्चे अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार आय प्राप्त करते हैं। मजदूरी की दरें कार्यों के अनुसार निर्धारित होती हैं। इस स्रोत से प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित तथा अस्थायी होती है। मजदूरी पर निर्भर परिवारों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है और कभी कभी मजदूरी न करने पर उनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत कठिन होता है। फिर अगला है व्यवसाय। परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार का व्यवसाय भी पारिवारिक आय का स्रोत हो सकता है। आधुनिक युग में हमारे देश में अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि पारिवारिक आय के स्रोत हो सकते हैं। इन व्यवसायों को शिक्षित व अशिक्षित दोनों तरह के लोग कर सकते हैं, जैसे कि दुकानदारी, फैक्ट्री, कारखाना, थोक बाजार, कमीशन का व्यापार आदि। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पेशे भी हैं जिनके लिए विशिष्ट योग्यता और कुशलता व्यक्ति के पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर, वकील, लेखक, कलाकार, वास्तुकार, नक्शानवीस, मनोवैज्ञानिक, कोचिंग सलाहकार आदि इस प्रकार के पेशों के वर्ग में आते हैं। पेशों से प्राप्त होने वाली आय निश्चित नहीं होती है। जैसे एक डॉक्टर की आय प्रतिदिन की निश्चित नहीं होती है, एक वकील की आय प्रतिदिन की निश्चित नहीं होती है, एक नक्शानवीस की आय प्रतिदिन की निश्चित नहीं होती है, ना इसमें कोई प्रतिदिन या मासिक आय के रूप में निश्चित होती है। अतः ये पेशों से प्राप्त होने वाली आय
की न मिलने की तारीख निश्चित होती है और न ही इनकी आय निश्चित होती है। व्यावसायिक आय व्यक्ति की क्षमता, कार्यकुशलता, योग्यता व साख पर निर्भर करती है। व्यवसाय से मनुष्य काफ़ी धन अर्जित कर लेता है। फिर अगली आय का स्रोत है ब्याज से प्राप्त आय। पारिवारिक आय का एक स्रोत ब्याज भी है। जैसे बहुत से गाँवों में या शहरों नगरों में बहुत से लोग, धनवान लोग छोटे या निम्न वर्ग के लोगों को पैसा देते हैं और उस पर ब्याज लेते हैं। तो ब्याज भी आय का एक स्रोत ही होता है। पहले से अर्जित किए हुए धन पर ब्याज अर्जित करना आय कहलाता है। यह ब्याज बैंक में, डाकघर में, यूटीआई तथा विभिन्न कंपनियों एवं अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार की आय उन लोगों की हो सकती है जिसके पास काफ़ी धन संचित रहता है और ये पैसा अपना ब्याज पर दे करके ब्याज के द्वारा आय अर्जित कर सकते हैं। फिर अगला आय का स्रोत है परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। पारिवारिक आय के स्रोत घरेलू उद्योग धंधे भी होते हैं। ये परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाए जाते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुएं बना करके उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, टोकरियाँ बनाना, रस्सी बनाना, चटाई बनाना या अन्य प्रकार की वस्तुओं को बना करके बेचना घरेलू उद्योग धंधे के अंतर्गत आता है। शहरी क्षेत्रों में सिलाई, कढ़ाई करना, मुर्गी पालन, स्वेटर बुनना, अचार चटनी बनाना, पापड़ बनाना ये कुछ मुख्य घरेलू उद्योग धंधे हैं और इनको घर पर महिलाएं बना करके बहुत से जो है बड़े स्तर पर अपना उद्योग धंधा कर सकती हैं। घरेलू उद्योग धंधों में परिवार के विभिन्न सदस्य अपना अपना योगदान दे सकते हैं। परिवार की मूल आय में वृद्धि करने के लिए घरेलू उद्योग धंधों को अपनाना विशेष रूप से उपयोगी होता है। कुशल गृहिणियाँ घरेलू उद्योग धंधों से आर्थिक स्थिति एवं रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में योगदान प्रदान करती हैं। अतः परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे पारिवारिक आय के स्रोत माने जाते हैं। फिर अगला स्रोत है कृषि व्यवसाय। पारिवारिक आय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत कृषि व्यवसाय है। भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या खेती बाड़ी के कार्य में संलग्न है एवं व्यवसाय में फसल तैयार करके उसे बेच करके लाभ प्राप्त होता है, उसे कृषि संबंधी आय माना जाता है। इस व्यवसाय में कार्यरत लोग कृषि के साथ साथ अन्य कार्य करके पारिवारिक आय में वृद्धि करते हैं। उदाहरण के तौर पर गांव के लोग पुलिस, सेना तथा अध्यापन के कार्यों के द्वारा पारिवारिक आय में वृद्धि करते हैं और कृषि के द्वारा जैसे सब्जी बेच करके धन अर्जित करना और इसके अलावा गन्ना है और कपास है, जूट है, ये उद्योग धंधे भी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। अगला आय का स्रोत है पशुपालन। पशुपालन भी पारिवारिक आय का स्रोत माना जाता है। पशुपालन व्यवसाय में गाय, भेड़, बकरी, भैंस आदि पाले जाते हैं और इन पशुओं का दूध बेचकर आय प्राप्त की जाती है। इन पशुओं के बच्चे भी बेचे जाते हैं। कुछ पशु इसलिए पाले जाते हैं ताकि उनका मांस बेचा जा सके। मुर्गी पालन तथा मछली पालन इसी व्यवसाय में आते हैं। इन पशुओं को पाल करके दूध या मांस का उद्योग करके आय अर्जित की जाती है। उपहार द्वारा आय। अगला है उपहार द्वारा आय। परिवार को समय समय पर मिलने वाले उपहारों तथा भेंटों को भी आय में सम्मिलित किया जाता है।
हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर जैसे जन्म दिवस पर, मुंडन संस्कार पर, जनेऊ संस्कार पर, नामकरण या कान छेदन, विवाह आदि पर विभिन्न प्रकार के उपहारों को देने की प्रथा है। इन उपहारों को पारिवारिक आय का स्रोत ही माना जाता है। अगला आय का स्रोत है पेंशन की आय। पारिवारिक आय का स्रोत पेंशन भी है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी कार्यालय से या कोई कार्य करने के उपरांत अवकाश प्राप्त करता है, उसे मिलने वाली पेंशन भी पारिवारिक आय का एक स्रोत होती है। पेंशन भी वेतन के समान प्रति माह प्राप्त होती है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन आत्मनिर्भरता का बोध कराती है तथा यह आय परिवार की आय में वृद्धि करती है। फिर बैंक में खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाते। पिछली श्रृंखला में हमने आपको कुछ खातों के बारे में बताया था। आज हम बैंक में खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहला खाता है चालू खाता। चालू खाता बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को एक प्रकार की जमा योजना की भी सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना ही चालू खाता कहलाती है। जैसे कि बैंकों में जब व्यक्ति धन अपना जमा करता है तो वो अपना खाता चालू करवाता है और इसके कुछ नियम भी हैं। यह योजना सामान्य रूप से व्यापारियों के लिए अधिक लाभकारी होती है। पारिवारिक बचतों के लिए यह खाता उपयुक्त नहीं माना जाता है। इस खाते में रुपया जमा करने तथा निकालने की पूर्ण छूट होती है। खाताधारी दिन में चाहे जितनी बार अपने खाते में जमा धन को निकाल सकता है। इस खाते में से केवल चेक द्वारा ही धन निकाला जा सकता है। इस खाते में जमा धन राशि पर बैंक द्वारा किसी प्रकार का ब्याज या लाभांश नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें दिन में या सप्ताह में या एक माह में कितने भी बार पैसा निकाला जाए या जमा किया जाए उस पर कोई रोक नहीं लगती है और इस पर ब्याज भी नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि बैंक इस खाते में जमा धन का कहीं विनियोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार का खाता खोलने वालों से बैंक द्वारा साधारण सेवा शुल्क वसूल किया जाता है। जैसे कि आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको 500 रुपये से खाता खोलना होता है। वहाँ से आपको पासबुक मिलती है, उसमें आपका एक फ़ोटो लगा दिया जाता है और आपका नाम, पिता का नाम, पता, खाता संख्या अंकित की जाती है। और जब बैंक में पैसा जमा करो, जब बैंक से पैसा निकालो, तो अगर हम विड्रॉल के द्वारा पैसा निकालते हैं तो उसके साथ में हमको अपनी पासबुक भी प्रस्तुत करनी पड़ती है। लेकिन अगर चेक से पैसा निकालते हैं तो पासबुक को बैंक में प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है। अगला है बचत खाता। इसमें रुपए जमा करने में केवल एक ही प्रतिबंध है। एक माह में अधिक से अधिक 2 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। इसमें माता पिता अपने बालकों के नाम भी संरक्षक के रूप में खाता खोल सकते हैं। इस खाते में रुपया निकालते समय कम से कम 500 रुपये खाते में अवश्य छोड़ देने चाहिए, जिससे यह खाता बंद ना हो जाए। अगर बैंक से पैसा निकालते हैं और खाते में एक भी पैसा नहीं रह जाता है तो बचत खाता बंद हो सकता है। इसलिए खाते से पैसा निकालते समय बैंक में कम से कम अपने खाते में 500 रुपये अवश्य छोड़ देने चाहिए। खाता खोलने पर बैंक से एक लेखा पुस्तिका मिलती है। पिछली श्रृंखला में हमने आपको बताया था कि पासबुक क्या होती है। तो खाता खोलने पर बैंक से एक लेखा पुस्तिका मिलती है। इसमें समय समय पर जमा की गई और निकाली गई धनराशि को अंकों में लिखा जाता है। इस प्रकार जमाकर्ता को यह सदैव ज्ञात रहता है कि उसका कितना धन बचत खाते में जमा है। धनराशि अंकों में लिखी जाती है। लेखा पुस्तिका लेने पर यह ध्यान रहे कि इस खाते में जमा धन 500 रुपये से कम कभी न हो। बचत खाते में जमा धन राशि पर 3% की दर से ब्याज दिया जाता है।
फिर अगला खाता है चालू खाता। अगला खाता है निश्चित अवधि जमा खाता। निश्चित अवधि जमा खाते में एक निश्चित अवधि 1, 2, 3, 4, 5 या इससे अधिक वर्ष के लिए धन जमा किया जाता है। इसमें ब्याज की दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। इस खाते में जो धन जमा किया जाता है उसमें बचत खाता की अपेक्षा अधिक ब्याज मिलता है। ब्याज की दर रिजर्व बैंक के द्वारा परिवर्तनीय है। इस खाते का धन प्रायः निश्चित अवधि समाप्त होने पर वापस ले लिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो समय अवधि समाप्त होने से पहले भी कुछ नियमों के अनुसार ब्याज में कटौती कराकर जमा किया गया धन निकाला जा सकता है। यदि ऋण लेना हो तो वह भी जमा की गई धनराशि का अधिकतम 90% धन दे ब्याज से 2% अधिक ब्याज पर मिल जाता है। यदि जमा किए गए धन ब्याज की आवश्यकता न हो तो पुनर्निवेश जमा योजना के अंतर्गत ब्याज पर ब्याज देय होगा और अवधि की समाप्ति पर अधिक राशि मिलती है। अगला खाता है जनता जमा खाता। जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसे बैंक अपना ताला दे करके एक डिब्बा दे देता है। बैंक के द्वारा एक डिब्बा दिया जाता है जिसमें बैंक का ताला लगा होता है, जिसमें रुपए पैसे डालने के लिए एक लंबा कटाव खुला होता है, जैसे कि गुल्लक में होता है। आप लोगों ने घरों में गुल्लकें देखी होंगी, तो उसी प्रकार का उसमें एक कटाव होता है। इसमें 1 रुपया या 5 रुपया 10 रुपया डालते जाते हैं और बिना ताला और डालते हैं और जब बैंक का कोई कर्मचारी प्रति मास उसमें से धन निकाल करके व्यक्ति के खाते में जमा करता है तभी इस डिब्बे का ताला खोला जाता है। इस योजना से लोगों को, विशेषकर बालकों को खर्च में से धन बचाने की आदत का निर्माण करने में सहायता मिलती है और उस पैसे पर आपको बैंक से ब्याज मिलता रहता है। अगला खाता है गृह बचत खाता। इस योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्ति को गृह बचत खाता, इस योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्ति को बैंक के द्वारा एक ताला लगा हुआ डिब्बा मिलता है जिसमें रुपए पैसे डालने के लिए एक कटाव जनता जमा खाता की तरह ही मिलता है। एक बार डाला गया धन बिना चाबी के खोला नहीं जा सकता है और बैंक का कोई कर्मचारी प्रति सप्ताह या प्रति मास आकर धन निकालकर बैंक में जमा कर देता है। यह योजना बच्चों के लिए विशेष लाभकारी होती है। इस योजना से बच्चे अपने जेब खर्च से बचत करना सीख जाते हैं। तो ये जो 2 प्रकार के खाते हमने बताए, जनता जमा खाता और गृह बचत खाता, ये लगभग दोनों एक ही प्रकार के खाते होते हैं। अगला खाता है संचयी सावधि जमा योजना। इसमें विशेषकर उन व्यक्तियों को लाभ मिलता है जो इकट्ठा रुपए नहीं बचा सकते हैं। इसमें प्रतिमास एक निश्चित राशि, यह रुपए 5 से लेकर के 500 रुपये तक हो सकती है। और इसमें निश्चित समय के समाप्त होने पर बैंक ब्याज सहित उस राशि को वापस कर देता है, लेकिन अगर किसी कारणवश निश्चित समय से पहले ही धन की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक से धन निकालने पर उस धनराशि पर ब्याज की दर जो होती है वो नहीं मिलती है और पूरा अपना धन निकाल सकते हैं। अगला है अविरल पेंशन योजना। यह योजना भी प्रारंभ से आवर्ती जमा योजना के समान एक निश्चित समय जो कि कम से कम 84 एवं 134 माह तक के लिए होती है। अवधि पूरी होने पर विनियोजित धन एवं ब्याज दोनों को निश्चित अवधि जमा खाता में पुनः विनियोजित कर दिया जाता है। पुनः विनियोजित जमा धन पर प्रति माह एक निश्चित धनराशि
एक निश्चित समय तक पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को इसमें 84 या 134 माह तक के लिए धन जमा करना होता है और इसमें जो धन जमा किया जाता है उस पर पुनः विनियोजित जमा धन पर प्रति माह एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय पर पेंशन की तरह मिलती रहती है, जिससे व्यक्ति का अपना खर्चा भी चल सकता है और अगर जो किस्तें जमा करनी है उसमें अगर जब धन कम होता है तो उसके द्वारा भी कुछ काम चलाया जा सकता है। इस खाते में सब शर्तें आवर्ती जमा योजना के समान ही होती हैं। यदि खातेदार योजना का लक्ष्य समय पूरा होने के पहले बिना पूरी किस्तों का भुगतान किए अपना धन वापस चाहता है तो बैंक उसके द्वारा जमा धनराशि वापस कर देता है, किंतु वास्तविक ब्याज दर से 2% कम ब्याज दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करता है। पुनः विनियोजित अवधि में यदि जमा धन 12 माह से पहले वापस मांगा जाता है तो इस राशि पर किसी प्रकार का ब्याज लाभ नहीं दिया जाता है। अगला है पुनर्विनियोजित योजना। पुनर्विनियोजित योजना में भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है, जैसे कि बेटी की शादी के समय, अवयस्क बच्चों के कल्याण के लिए या उनको शिक्षा दिलवाने के लिए, भवन निर्माण के लिए या उच्च शिक्षा में ऊंचे स्तर हेतु यह लाभदायक होती है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि यह योजना निश्चित अवधि जमा योजना एवं आवर्ती जमा योजना का मिला जुला रूप कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत कम से कम 1000 रुपये और उसके गुणकों की धनराशि 12 माह की एवं उससे ऊपर की अवधि तक ही जमा की जा सकती है। निश्चित अवधि जमा से प्रति माह मिला धन आवर्ती योजना में पुनर्विनियोजित हो जाता है और इस प्रकार जमा धन या दोहरा ब्याज लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि 1000 रुपये यदि इस योजना में लगाए जाएं तो यह धन 84 महीने की अवधि में लगभग दुगुना हो जाता है। अगर 1000 रुपये आप जमा कर रहे हैं तो यह धन 84 महीने की अवधि में लगभग 2 गुना हो जाता है। शेष नियम एवं शर्तें अन्य योजनाओं के समान ही हैं।